हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में मैं रजनीश कौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारा ये बिहार स्पेशल सेशन है जिसमें हम बिहार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या जितने भी करंट्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड ये हम सेगमेंट लेके आए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी पूरी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं आप कि आने वाले टाइम में बिहार पीसीएस का भी प्रीलिम्स होगा और बिहार के और भी कई पेपर्स होंगे। तो इसमें आपके लिए ये बहुत ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनको आप अगर तैयार रखेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने इस सेगमेंट में पहले आर्टिकल की तरफ। पहला हमारा आर्टिकल है, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो जान लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो है ये रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, जिनको जो है बिहार राज्य मानव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग ने इस पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार मानवाधिकार आयोग को करीब 4 साल बाद हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के रूप में अपना अध्यक्ष मिला है। मतलब ये 4 साल से जो पद था ये रिक्त चल रहा था। गृह विभाग ने 6 जुलाई को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जस्टिस सिन्हा के 7 जुलाई को पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। मतलब इन्होंने 7 तारीख को जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, 7 जुलाई 2020। बिहार मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्यों को मिलाकर कुल 3 पद हैं। इसमें कुल 3 पद होते हैं। नवंबर 2016 में न्यायमूर्ति बिलाल नजकी के रिटायर होने के बाद आयोग के सदस्य माधांता सिंह कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये इसमें जो है माधांता सिंह कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका अभी तक निभा रहे थे। अधिसूचना के मुताबिक यह नियुक्ति उनके अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। बता दें कि लंबे समय से राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद जो था वो खाली था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समिति की बैठक में विनोद कुमार सिन्हा के नाम पर सहमति बनी थी। बढ़ते हैं दोस्तों, ये है जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं दोस्तों, अपना हमारा दूसरा आर्टिकल है, हैमर हेडमैन धर्मेंद्र ने तोड़ा अमेरिका का रिकॉर्ड। 35 दिन में दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इन्होंने दर्ज कराया है। इंडिया के हैमर हेडमैन व खतरनाक स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र ने फिर इतिहास रच दिया। कैमूर के इस शक्तिमान ने 1 मिनट में दांतों से 15 लोहे के सरिये मोड़कर अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस तरह भारत का परचम दुनिया में लहराने वाले धर्मेंद्र ने महज 35 दिनों के अंदर दूसरी बार कैमूर का डंका बजा दिया। इन्होंने पहली बार कब किया था? पहली बार धर्मेंद्र ने इससे पहले 2 जून को सिर से लोहे का सरिया मोड़ने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराया था। रामगढ़ बिहार में टिंकू के नाम से मशहूर है। टिंकू, याद रखिएगा, ये टिंकू के नाम से मशहूर है। इस जांबाज स्टंटबाज ने 6 जुलाई को दांतों से 12 mm के 15 लोहे के सरिये मोड़ दिए। 12 mm के 15 लोहे के सरिये इन्होंने मोड़कर ये कारनामा करके दिखाया है। इस खतरनाक स्टंट का विश्व रिकॉर्ड अब तक का अमेरिका लेस डेविस के नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड था। मतलब इन्होंने अमेरिका के लेस डेविस जो है उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। डेविस ने 25 मार्च 2014 को 1 मिनट में 10 आयरन के सरिये को दांतों से मोड़ा था। इन्होंने 10 आयरन के सरिये को दांतों से मोड़ा था और इन्होंने 15 लोहे के सरिये को मोड़ दिया है। बता दें कि बीते 2 जून को 1 मिनट में 24 लोहे के सरिये मोड़कर धर्मेंद्र ने अर्मेनिया के अडांस का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था 2 जून को जो था, ये इन्होंने सिर से मोड़ के तोड़ा था। इन्होंने अपने सर से 24 लोहे के सरिये को मोड़ के दिखाया था। जो रिकॉर्ड था अर्मेनिया के एडांस का। एडांस 1 मिनट में 18 सरिये मोड़ने का रिकॉर्ड 2015 में बनाया था। तो इनका इन्होंने रिकॉर्ड ये ब्रेक किया है। कब ब्रेक किया है? 2 जून को। त्रिपुरा के अगरतला में तब गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज होते ही त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के अफसरों ने हैमर हेडमैन को स्टंट का बादशाह करार दिया। तो अब ये जो है ये हैमर हेडमैन कहे जाते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे जो है हैमर हेडमैन धर्मेंद्र, इनका चित्र है। तीसरा आर्टिकल है हमारा,
आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन। दोस्तों बात करेंगे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन। बौद्ध गया में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु बौद्ध गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का 85वां जन्मदिन 6 जुलाई को मनाया गया। धर्मगुरु के जन्मदिन पर तिब्बत मंदिर में बौद्ध लामाओं ने विशेष अनुष्ठान किया। दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, ये इनका 85वां जन्मदिन है। ठीक है दोस्तों, किनका 85वां जन्मदिन है? गुरु दलाई लामा का। तिब्बत मंदिर के गर्भगृह में लामाओं ने विशेष पूजा अर्चना की और परम पावन की लंबी उम्र की कामना की गई, उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। थेरावादी व महायानी परंपराओं लामाओं व भिक्षुओं ने अलग अलग सुत पाठ किया। परम पावन के तस्वीर पर सभी बौद्ध मठों से आए बौद्ध लामा और भिक्षु ने खादा चढ़ाया। तिब्बत मंदिर के बौद्ध लामा व बीटीएमसी के सचिव एन दोरजी ने संयुक्त रूप से केक काटा और प्रसाद के तौर पर केक का वितरण किया। इसके बाद भिक्षुओं और लामाओं को सद्दान यानी कि भोजन कराया गया। बौद्ध धर्म चित्त की वैज्ञानिकता पर आधारित है। बौद्ध धर्म सभी को एक समान देखता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश शक्ति, शांति, प्रेम, करुणा और आपसी भाईचारे का है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने इस संदेश से दुनिया को एक सूत्र में बांधा है। वे निरंतर अहिंसात्मक नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। तिब्बत में एक इलाका है टक्सर। ये वही इलाका है जहां आज से 85 साल पहले 6 जुलाई 1935 को लहामो दोडूम का जन्म हुआ था। दरअसल लहामो दोडूम बौद्धों के 14वें दलाई लामा हैं और उन्होंने लहामो दोडूम से कम और दलाई लामा के नाम से ज्यादा जानी जाती है। लहामो दोडूम जब 6 साल के थे तभी 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो ने उन्हें 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया था। यह है दोस्तों दलाई लामा का चित्र। बढ़ते हैं अपने चौथे आर्टिकल की तरफ। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी मुंबई के सहयोग से खुलेगी रोबोटिक्स लैब। ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी मुंबई के सहयोग से कौन सी लैब खुलने जा रही है? रोबोटिक लैब खुलने जा रही है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए रोबोटिक्स लैब खुलेगी। इस लैब में छात्र रियल टाइम रोबोटिक्स की जानकारी ले सकेंगे कि रोबोट के बारे में सारा का सारा इसमें प्रशिक्षण इनको सिखाया जाएगा। इसे लेकर इस माह के अंत तक कॉलेज के 10 छात्रों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जाएगा। मतलब जो 10 होनहार छात्र होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया और लॉकडाउन की समाप्ति के बाद रोबोटिक्स लैब खुलने की संभावना है। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तब इस लैब को खोला जाएगा। बीईसी और आईआईटी मुंबई के बीच समझौता हो चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देश के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए आईआईटी मुंबई के ई-यंत्रा विंग से संपर्क किया। आईआईटी मुंबई ने कॉलेज प्रशासन को अपनी सहमति दे दी है। साथ ही भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा 30 छात्रों की सूची भी आईआईटी मुंबई को भेज दी गई है। सूची के आधार पर इस माह में छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसमें 10 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें आपको मैंने बता दूं कि 10 छात्र जो होनहार होंगे उनका चयन किया जाएगा, जिसे ऑनलाइन रोबोटिक्स की जानकारी दी जाएगी। साथ ही 4 शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें 4 शिक्षक को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई के ई-यंत्रा विंग द्वारा स्थापित लैब की खासियत होगी कि इसमें पढ़ने वाले छात्र आगे रोबोट का निर्माण और उसकी प्रोग्रामिंग की बारीकियां सीखेंगे। प्राचार्य डॉक्टर मणिकांत मंडल ने कहा कि लैब स्थापित होने के बाद छात्रों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोबोटिक्स के प्रशिक्षित छात्रों की मांग बाहर काफी है। ऐसे में प्लेसमेंट की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों इनको बाहर प्लेसमेंट भी मिल सकता है प्रशिक्षण के द्वारा। यह हर सेमेस्टर के छात्रों के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर साबित होगा। पांचवा लास्ट हमारा आर्टिकल है, अडानी ट्रांसमिशन करेगा अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन का अधिग्रहण। केपीटीएल के साथ साइन हुई फाइनल डील। अडानी ट्रांसमिशन ने 6 जुलाई को कहा कि उसने अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है?
कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने शेयर बाजारों को भेजी गई नियामक सूचना में कहा कि इस अधिग्रहण के लिए कुल मूल्य 1,286 करोड़ रुपए लगाया है। उसने कहा कंपनी के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण 10 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर किया गया है। अडानी ट्रांसमिशन ने कहा कि अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन पश्चिम बंगाल और बिहार में 650 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनों का परिचालन करती है। उन्होंने कहा इस अधिग्रहण के साथ ही अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का कुल नेटवर्क 15,400 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इसमें से 12,200 किलोमीटर से अधिक परिचालन में हैं, जबकि 3,200 सर्किट किलोमीटर निर्माण के विभिन्न चरणों में है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट समाप्त होता है। थैंक यू।